गुड इवनिंग बच्चों, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कुछ समस्याओं के कारण मैं पिछले 1-2 दिनों में आपकी क्लास को नहीं ले पाया, जिसका मुझे अत्यंत खेद है। आज परिस्थितियां कुछ सामान्य थी, इस वजह से मैं आज अपनी क्लास को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप हमेशा की तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जो भी ऑडियंस हमें सुन रहे हैं वो मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने जिस तरह से हमारे सारे वीडियोस को पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमारी मेहनत को आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए वाकई आप काबिल तारीफ हैं और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो आज मैं पुनः अपनी मूल विधि और संविधान की क्लास को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मैं सबसे पहले जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था 5 से 7 मिनट में मैं आपको एक बार रिवाइज करना चाहता हूं। तो जिस टॉपिक की हमने शुरुआत की थी लास्ट टाइम, हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम को उठाया था और मैंने उसका कारण बताया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कि इस टॉपिक से शुरुआत करने का क्या रीजन है। इन सब चीजों को मैंने उसमें डिस्कस किया था और उस चीज को मैं बताते हुए आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो है 5 सेक्शन के बारे में आपको मैंने अच्छे से समझाया था। मैं उनको एक बार से फिर से रिवाइज करना चाहूंगा और उसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको एक बार फिर से मैं आपको लर्न करना चाहता हूं, कि मैं एक बार पुनः उसको आपको रिवीजन करा सकूं। तो शुरुआत करते हैं रिवीजन से। तो मैंने आपको जो उस दिन पढ़ाया था उसमें की कुछ प्रमुख बातें मैं आपको एक बार फिर से मैं शॉर्ट तरीके में समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, इसको अधिनियमित करने का सबसे पहला प्रयास किया गया वर्ष 1959 में। किस वर्ष में? वर्ष 1959 में। और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यह अधिनियम कुछ कारणों से पारित नहीं हो सका था। वर्ष 1959 में इस अधिनियम को लाने का प्रयास किया गया, पारित कराने का प्रयास किया गया, परंतु वो अधिनियम पारित नहीं हो सका। पुनः 20 मई 1961 को यह कानून पारित हुआ, यह अधिनियम पारित हुआ और 1 जुलाई 1961 को यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो दोस्तों आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले यह अधिनियम 20 मई 1961 को अधिनियमित किया गया, पारित किया गया और 1 जुलाई 1961 को यह अधिनियम पूरे देश में लागू किया गया। ठीक, पहला पॉइंट यह बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था कि दहेज प्रथा को रोकना इस अधिनियम का उद्देश्य था। सभी को पता है बच्चों, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, आज पुनः कह रहा हूं कि ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक बहुत सामाजिक बीमारी है, बहुत बड़ी सामाजिक बीमारी है, जिसको हमको मिल करके ही दूर करने का प्रयास करना होगा। ठीक, इसका उद्देश्य था दहेज प्रथा को रोकना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कोई भी भाग नहीं है। तब फिर क्या है इसमें केवल 10 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। ठीक, इसमें कोई भी पार्ट नहीं है, केवल 10 सेक्शन हैं। ये चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी। इसमें जो पहला सेक्शन है, मैं बच्चों से मैं फिर से कहना चाहूंगा कि वो कॉपी पेन को आप साइड करके रखिएगा, आप सिर्फ हमारी बातों को सुनते रहिएगा। इसका पीडीएफ मैं भेज चुका हूं, आपने जहां तक उम्मीद है मेरी कि
उसका नोट्स बना लिया होगा। उसके आगे के सेक्शन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप सिर्फ हमारी बात को सुनिए और मैं जो भी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूं उसको सुनते हुए चलिएगा। लिखने का प्रयास बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं अपने सभी बच्चों से कहता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं वो सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुने। जो भी उनको अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें। सुझाव जो चाहिए, सुझाव जो हमको देना हो वो बिल्कुल दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप सिर्फ सारी चीज को समझते हुए चलिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक, इसमें जो मैंने पहले सेक्शन 1 की बात की थी, मैंने धारा 1 की बात की थी। सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार क्षेत्र क्या होगा, विस्तार क्षेत्र क्या होगा, इसके अतिरिक्त इसके लागू होने की तिथि क्या होगी। तो संक्षिप्त नाम बच्चों आपको पता ही है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, ये इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका विस्तार क्षेत्र बच्चों संपूर्ण भारत में है और लागू होने की तिथि मैंने आपको बताई थी बेटा 1 जुलाई 1961। सबसे पहले मैंने सेक्शन 1 की बात की थी और इस सेक्शन 1 में मैंने बताया था कि संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और लागू होने की तारीख, इस पे मैंने डिस्कशन किया था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको धारा 2 बताई थी। इसके बाद मैंने आपको धारा 2 के बारे में आपको बताया था। धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 कहती है दहेज की परिभाषा। सेक्शन 2 में डिफिनीशन ऑफ डाउरी है, दहेज की परिभाषा है, दहेज की परिभाषा है। ठीक, दहेज की परिभाषा कहती क्या है, दहेज की परिभाषा में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो मैंने बताया था कि संपत्ति, संपत्ति, मुद्रा का, दहेज की परिभाषा में मैंने बताया था कि धारा 2 सेक्शन 2 में दहेज की परिभाषा है, में दहेज की परिभाषा है, जिसमें मैंने बताया था कि संपत्ति, मुद्रा का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हस्तांतरण, हस्तांतरण दहेज के अंतर्गत आता है। गिव एंड टेक ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी दहेज के अंतर्गत आती है। और इसके लिए मैंने 3 परिस्थितियां भी बताई थी, इसके लिए मैंने 3 परिस्थितियां भी बताई थी। वो परिस्थितियां कब होंगी? यदि संपत्ति और मुद्रा का हस्तांतरण जो हो रहा है उसके लिए 3 प्रकार की मैंने परिस्थितियां भी बताई थी, जिसमें मैंने बताया था विवाह के पूर्व, दूसरा विवाह के समय, दूसरा विवाह के समय जब आपकी शादी हो रही हो उस समय, या शादी के पहले, या तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी विवाह के बाद, विवाह के बाद। ठीक, तो बच्चों सेक्शन 2 में है दहेज की परिभाषा और ये परिभाषा स्पष्ट कहती है कि संपत्ति और मुद्रा का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में यदि हस्तांतरण हो रहा हो, कब हो रहा हो? विवाह के पूर्व हो रहा हो, विवाह के समय हो रहा हो, या विवाह के बाद हो रहा हो, तो वो चीज आपकी दहेज के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही मैंने आपको यह बताया था कि दहेज की उत्पत्ति, दहेज की उत्पत्ति
स्टार्ट हो जाती है किससे? मांग से, डिमांड से। दहेज ओरिजिन कब करता है? दहेज कब से माना जाता है? कि जब उसकी क्या की जाए? मांग की जाए। इसके साथ ही मैंने एक पॉइंट बच्चों आपको ये भी बताया था कि यदि दहेज के रूप में आप कोई वादा या कोई समझौता या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी दहेज की श्रेणी में आएगा। इस चीज को भी मैंने स्पष्ट किया था। फिर मैंने मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम विवाह के समय एक रीति होती है मेहर, उसको भी मैंने बताया था। उसके बारे में भी मैंने आपको चर्चा की थी, जिसको ब्राइड वेल्थ कहते हैं। मैंने इसको बताया था कि यह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है और इसका कारण भी बताया था कि आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, पति के द्वारा पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस रस्म का मूल उद्देश्य है, इसलिए इसको दहेज के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इन चीजों की चर्चा मैंने की थी। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 3 के बारे में बताया था। सेक्शन 3 क्या कहता है? धारा 3 क्या कहती है? सेक्शन 3 क्या कहता है? ये दहेज से संबंधित दंड के या शास्ति से, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट से संबंधित है। यदि दहेज प्रूफ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या दंड मिलता है, क्या शास्ति मिलती है, क्या पनिशमेंट मिलता है, इसके बारे में सेक्शन 3 में वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि यदि दहेज प्रूफ हो जाता है तो कम से कम आपको सजा 5 वर्ष की होगी और जो फाइन होगी, अर्थदंड होगा, वो आपका 15,000 कम से कम होगा। ये फाइन की बात मैंने उस समय आपको की थी। ठीक। सेक्शन 3 दहेज दंड, दहेज से संबंधित दंड और शास्ति के बारे में वर्णन है, पनिशमेंट के बारे में। अब देखते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। धारा 4 क्या कहती है? सेक्शन 4 क्या कहती है? सेक्शन 4 है दहेज की मांग पर, कि जब सिर्फ क्या की जाए? दहेज की मांग पर दंड का उल्लेख करती है। यदि सिर्फ दहेज की मांग की जाए तो उस कंडीशन में क्या दंड है, उसके बारे में सेक्शन 4 में वर्णन है। उसमें दिया गया है कि अगर सिर्फ दहेज की मांग की जाती है तो कारावास आपका 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक हो सकता है। 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक, और 10,000 रुपए तक अर्थदंड लग सकता है। 10,000 रुपए तक अर्थदंड लग सकता है। ठीक। इसका उल्लेख सेक्शन 4 में है। इसके साथ ही मैंने आपको धारा 4A भी बताई थी। धारा 4A भी बताई थी, 4A भी बताया था। इसमें मैंने एक कंडीशन बताई थी कि यदि दहेज का आप विज्ञापन करते हैं और विज्ञापन के द्वारा आप दहेज को प्रमोट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या दंड है। यदि दहेज का आप विज्ञापन करते हैं, दहेज के विज्ञापन पर, दहेज के विज्ञापन पर, दहेज के विज्ञापन पर दंड का उल्लेख है। दहेज के विज्ञापन पर दंड का उल्लेख है। इस कंडीशन में क्या दंड मिल सकता है आपको? 6 माह से लेकर के आपको 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त 15,000 तक अर्थदंड लग सकता है। ये बातें मैंने उस दिन आपको सेक्शन 4A में बताई थी। ठीक। अब इसके बाद मैंने जो लास्ट आपको सेक्शन बताया था, आपको लास्ट सेक्शन बताया था, वो सेक्शन बताया था धारा 5, और इसमें जो मैंने चीज बताई थी वो क्या है उसको सुन लीजिए, थोड़ा सा लंबा है। मैंने ये बताया था कि यदि आप विवाह के समय सेकंड पार्टी से, अगली पार्टी से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई समझौता, कोई वादा करते हैं, तो यदि विवाह के बाद वो अपने वादे से, समझौते से, कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से हट जाते हैं, मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, तो आप इस चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, न्यायालय में लेकर के इसको नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में प्रावधान आपका धारा 5 में है। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि
बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास का फायदा लेना है तो आप सबसे पहला काम हमको सुनिए, हमको समझिए। और मैंने उस दिन एक टैगलाइन भी बताई थी, उस पर डिस्कशन भी किया था, पूरे यूट्यूब से तुलना करिए फिर हमसे पढ़िए। तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही पर्पज है, एक ही उद्देश्य है। मुझसे ज्यादा सरल भाषा अगर आपको कहीं मिल रही हो तो आप जरूर हमें बताइएगा, जरूर सजेस्ट करिएगा। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, मेहनत के साथ बने रहिए, हमको सुनते रहिए। एक एक सेक्शन, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने जितना भी हो सके परिचितों, मित्रों को इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे दीजिए। आज मैं जो आप डिस्कशन करने जा रहा हूं वो इससे आगे की धारा से संबंधित है और इसमें मैंने धारा 5 तक आपको पढ़ाया है और धारा 5 के बाद मैं आज जो शुरुआत करने जा रहा हूं, बाकी जो 5 पोर्शन हैं उनको मैं 5 सेक्शन हैं उनको मैं आज समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले धारा 6 की हम बात करेंगे। ठीक, धारा 6 की बात करेंगे। धारा 6 क्या कहती है? दहेज का पत्नी या उसके उत्तराधिकारी के लिए होने के संदर्भ में है। ठीक, इससे रिलेटेड जो धारा है, सेक्शन है, धारा 6 है। दहेज का पत्नी या उसके उत्तराधिकार के संदर्भ में है। ठीक, इसमें क्या कंडीशन है? इसमें कंडीशन यह है कि सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? यदि दहेज विवाह से पूर्व लिया गया हो तो, यदि दहेज जो है विवाह से कब लिया गया हो? पूर्व लिया गया हो तो विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर पत्नी के नाम स्थानांतरित करना होगा। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है? यदि आपने दहेज लिया है तो दहेज विवाह से पूर्व लिया है तो विवाह की तारीख से 3 महीने के अंदर वो सारे दहेज को आपको पत्नी के नाम पे ट्रांसफर करना होगा। ये इसका उल्लेख धारा 6 में है। ठीक, धारा 6 की दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक, यदि पत्नी अवयस्क थी, ठीक है, यदि विवाह के समय पत्नी अवयस्क थी, मैंने देखिए इसमें एक कॉलम भी एक लगाया है जो कि एक अन्य अपराध भी है। तो वयस्क होने पर अर्थात 18 वर्ष की आयु होने पर उसे वयस्क तिथि से 3 माह के भीतर उस दहेज को स्थानांतरित करना होगा। मतलब क्या हुआ? यदि वाइफ एडल्ट नहीं थी तो जिस दिन वो एडल्ट होंगी, वयस्क होंगी, उससे 3 माह के भीतर दहेज की सारी चीजों को ट्रांसफर करना होगा 3 महीने के भीतर पत्नी के नाम पर। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए, यदि पत्नी की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। पत्नी की मृत्यु होने पर उसके बच्चे दहेज के उत्तराधिकारी होंगे, उसके बच्चे दहेज के उत्तराधिकारी होंगे। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे दहेज के उत्तराधिकारी होंगे। वो सारी चीजें जो दहेज के रूप में मिली हैं वो उन बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करनी होगी। ये कंडीशन नंबर 3 है। उसके बाद एक जो लास्ट कंडीशन है सेक्शन 6 की, यदि कोई संतान नहीं है, मान लीजिए पत्नी के कोई संतान नहीं है, तो वो दहेज किसको ट्रांसफर होगा? वो दहेज आपका ट्रांसफर होगा पत्नी के माता पिता के नाम पर। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, कोई संतान नहीं है, तो इस दशा में पत्नी के माता पिता को दहेज के रूप में दहेज को स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये 4 कंडीशन है जो ये बताती है कि दहेज का पत्नी या उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन जो है, हाँ, इसमें देखिए धारा 6 का पालन न करने पर क्या दंड है। यदि आप धारा 6 के प्रावधानों को, मतलब यदि पत्नी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ठीक, पत्नी एडल्ट नहीं है, एडल्ट होने के बाद भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या पत्नी के ना होने की दशा में बच्चे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या पत्नी के ना होने की दशा में उसके माता पिता के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में दंड या शास्ति कौन सी है? तो सबसे पहला जो दंड है वो आपको कारावास होगा 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक का। सबसे पहला जो है आपका दंड है वो है कि 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो अर्थदंड है वो 5,000 से 10,000 रुपए तक का अर्थदंड आपको हो सकता है। मतलब अगर इन कंडीशन को, सेक्शन 6 को फॉलो नहीं करते हैं आप, तो आपको 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके साथ ही आपको 5,000 से लेकर के 10,000 तक का अर्थदंड हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 की ओर।
दहेज से संबंधित अपराधों का संज्ञान, ये आपका संज्ञान है, ये आपका संज्ञान है। दहेज से संबंधित अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है? संज्ञान मतलब सुनवाई कहां हो सकती है, संज्ञान मतलब है कि सुनवाई कहां पर हो सकती है। तो इसमें देखिए दो कोर्ट हैं, इसमें दो कोर्ट हैं। सबसे पहली बात, यदि आप महानगर के निवासी हैं तो वहां पर आप महानगर मजिस्ट्रेट के, माननीय महानगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आप इसको अपील कर सकते हैं। यदि आप अन्य जिले में हैं, महानगर में नहीं है, छोटे शहरों में हैं, तो वहां पर दहेज से संबंधित मामलों की सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसको हम लोग सीजीएम के नाम से जानते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वहां पर आपके दहेज से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। तो यदि बड़े शहरों में है तो महानगर मजिस्ट्रेट के यहाँ, यदि आप छोटे शहरों में हैं तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ दहेज से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। ये इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 7 में है। इसके आगे बढ़ेंगे तो इसकी प्रक्रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैसे आपको न्याय मिलेगा, इस प्रक्रिया के बारे में वर्णन है। ठीक, जैसे पहला पुलिस रिपोर्ट के आधार पे है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, और दूसरा स्वयं न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में, इस चीज को समझना है। ठीक, परिवाद के रूप में, जैसे अगर आपको दहेज से संबंधित शिकायत है, आपको करनी है, तो आप सबसे पहले जाते हैं संबंधित थाने में, जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मुकदमा दर्ज किया जाता है, पुलिस उसकी विवेचना करती है, उसके बाद अपनी विवेचना को कोर्ट में जो है भेजती है, और न्यायालय जो है उसके बाद आगे की प्रक्रिया को करता है स्वयं। यदि मान लीजिए तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है बच्चों पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। कौन सी? पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। ठीक, दूसरी कंडीशन इसमें है स्वयं न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में। ठीक, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप संबंधित थाने में गए, किसी कारणवश आपकी वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो आप सीधे न्यायालय में आ सकते हैं, न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के आपका जो है आपकी सुनवाई कर सकता है और अपोजिट पार्टी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है। इस प्रकार के मुकदमे को हम लोग परिवाद के रूप में जानते हैं और इसे कंप्लेंट केस के नाम से जाना जाता है। तो ये दो आधार हैं जिसके आधार पे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक, एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पे, दूसरा स्वयं न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए अपील कौन कर सकता है, इस प्रक्रिया में अपील कौन कर सकता है, इसका उल्लेख है। सबसे पहले जो पीड़ित महिला है वो अपील कर सकती है, सबसे पहले जो पीड़ित महिला है वो अपील कर सकती है। उसके बाद महिला के किसी भी संबंधी के द्वारा अपील की जा सकती है, महिला के किसी भी संबंधी के द्वारा अपील की जा सकती है, या महिलाओं से जुड़े हुए किसी सामाजिक संगठन, किसी एनजीओ, ठीक है, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की समस्या के लिए काम करता हो, उसके द्वारा ये अपील की जा सकती है। ठीक, ये आपकी सारी बातें आपकी सेक्शन 7 में हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों सेक्शन 8 की तरफ। आप अपने लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होगी उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करिएगा, अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयास करिएगा। आपका सपोर्ट, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक, सेक्शन 8, ये सेक्शन 8 थोड़ा समझने योग्य है। ये क्या कहता है कि जो दहेज एक अपराध के रूप में है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक, इससे संबंधित है आपका सेक्शन 8। तो ये जो दहेज अपराध है वो सबसे पहली चीज देखिए मैंने पॉइंट बनाया है, संज्ञेय है। ठीक, कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब मैंने स्पष्ट रूप से है लिखा है, उसको आप समझ लीजिएगा कि इस अपराध में जो है अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए किसी भी प्रकार के न्यायालय के वारंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक, गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है। इसको कहा जाता है कि यह अपराध क्या है, संज्ञेय है। दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने बनाया है कि अशमनीय है, नॉन आर्बिट्रेरी है, मतलब इसमें तुरंत समझौता योग्य नहीं है।
ठीक, आप न्यायालय के द्वारा ही समझौता आगे कर सकते हैं, इसको कहा जाता है अशमनीय है। तीसरा पॉइंट बनाया है मैंने बच्चों, नॉन बेलेबल, गैर जमानती है। ठीक, और इसमें देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा है, संज्ञेय न्यायालय से जमानत का ना मिलना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि 2 कोर्ट में इसकी अपील जो इसकी प्रोसीडिंग होती है। एक बड़े शहरों में आपको महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा, छोटे शहरों में आपको सीजीएम कोर्ट के थ्रू इसकी जो है सुनवाई होती है। ठीक, अगर उस कोर्ट में यदि आप जमानत के लिए दाखिल करते हैं प्रार्थना पत्र, जो आरोपी हैं वो वहां से उनको जमानत नहीं मिलेगी, उससे अपर की कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, और इस कंडीशन को कहा जाता है गैर जमानती। ठीक, गैर जमानती, नॉन बेलेबल कहा जाता है। तो तीसरा इसका पॉइंट हुआ। तो पहला पॉइंट है कि यह संज्ञेय अपराध है, गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है अशमनीय है, समझौता योग्य नहीं है। और तीसरा है बच्चों गैर जमानती है। तो ये 3 चीजें आपकी सेक्शन 8 में है। और देखिए सेक्शन 8 में कुछ सब सेक्शन है, ठीक, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जो बच्चों आपको चीजें न समझ में आए प्लीज उसको आप बताते हुए चलिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और मैं उसको बहुत ही सीरियस लूंगा, आपको हर एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। अपने सुझाव को, अगर आपको जो भी चीजें अच्छी लगी उसको जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और जो आगे भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं, बिना किसी झिझक के लिख सकते हैं। देखिए इसमें धारा 8 में सेक्शन 8A, ठीक, इसमें देखिए स्पष्ट रूप से क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इस धारा में यह कहा गया है कि धारा 3 एवं धारा 4 में आरोपित व्यक्ति पर स्वयं ही अपने को दोष मुक्त करने का भार या दबाव होगा, प्रेशर होगा। जैसे सेक्शन 3 की ओर जाएंगे तो सेक्शन 3 में है दहेज प्रूफ होने पर दंड का उल्लेख है। सेक्शन 4 में जो है दहेज की मांग पर दंड का उल्लेख है। इसको धारा 3 एवं धारा 4 में यदि कोई आरोपी बनाया गया है तो उसको अपने आप को निर्दोष साबित करना खुद होगा, यही है उसके ऊपर भार या दबाव। तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि धारा 3 एवं धारा 4 में आरोपित व्यक्ति पर स्वयं ही अपने को दोष मुक्त करने का दबाव होगा। ये बातें आपकी धारा 8A में या सेक्शन 8A में दी गई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धारा 8B या सेक्शन 8B क्या कहता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, राज्य सरकार को दहेज प्रतिषेध अधिकारी डीपीओ, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर को नियुक्त करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार स्वेच्छा से जो है अधिनियम के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, और इसके जो कार्य होंगे इसके बारे में भी आगे वर्णन है। पहला क्या है, कार्य इनका क्या है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करना होगा। वो कृत्य और शक्तियां क्या हैं, ठीक, तो इसमें जो है देखिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी का क्या रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसमें क्या उनको पावर है, क्या उनके वर्क हैं, इसके बारे में वर्णन है। ठीक, सबसे पहला क्या है उनका वर्क, सबसे पहला इनका वर्क क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उचित तरीके से पालन करवाना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो जिस अधिनियम पे हम चर्चा कर रहे हैं, लास्ट क्लास से चर्चा कर रहे हैं, उसमें उस अधिनियम में दिए गए जितने भी प्रावधान हैं उनको अच्छे से पालन कराना दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य है, उचित तरीके से पालन करवाना। ठीक, नंबर 2 कार्य क्या है उनका, दहेज प्रथा को रोकने का प्रयास करना। दहेज प्रथा को क्या करना, रोकने का प्रयास करना, जिस उद्देश्य से इनकी नियुक्ति की गई है, दहेज को कम करना, दहेज को रोकना, उसके लिए इनको प्रयास करना। ठीक, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले आरोपितों के विरुद्ध साक्ष्य एविडेंस को एकत्र करना। मतलब जो भी आरोपी बनाए जाते हैं, दहेज के आरोपी बनाए गए हैं, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, उनके खिलाफ एविडेंस, उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्र करना दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य है। ठीक, और देखिए राज्य सरकार और क्या कर सकती है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को राज्य सरकार पुलिस शक्तियां भी प्रदान कर सकती है। मतलब डीपीओ को पुलिस शक्तियां राज्य सरकार जो है दे सकती है, ऐसा राज्य सरकार को यह पावर दी गई है। ठीक, इसके आगे देखिएगा,
दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सहायता और सलाह देने के लिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना कर सकती है। मतलब जो जिस डीपीओ पद को राज्य सरकार ने बनाया है उसको सहायता और उसको सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की भी स्थापना राज्य सरकार कर सकती है। तो ये सारी बातें जो थी वो आपकी सेक्शन 8 में है। आगे देखिएगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 और 10 बहुत सिंपल वर्डों में मैं बताना चाहूंगा कि धारा 9 के द्वारा दहेज से संबंधित जो बड़े कानून हैं, मुख्य कानून हैं, उनको बनाने की पावर किसे दी गई है? केंद्र को दी गई है। केंद्र को भी केंद्र सरकार के पास होगी। स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस अधिनियम पर मुख्य कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। ठीक इसके साथ ही धारा 10 सेक्शन 10 में क्या है? इस अधिनियम पर कुछ कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। मतलब क्या हुआ? सेक्शन 9 के द्वारा केंद्र सरकार को पावर दी गई है दहेज से संबंधित कानूनों को बनाने के लिए, और सेक्शन 10 के द्वारा जो है राज्य सरकार को भी पावर दी गई है कि वो दहेज से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने 2 क्लास में आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझाया है। पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, कुछ देर में पीडीएफ चला जाएगा। जो बच्चे अभी भी लक्ष्य क्लासेस का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लें। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, और जो भी उनको इंप्रूवमेंट चाहिए, जो भी उनको चीजें चाहिए उसको कमेंट के बॉक्स के माध्यम से हमें दें। अगली क्लास में जो मैं उपस्थित होऊंगा, अगली क्लास में मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा। ये जो मेरा क्लास का जो स्ट्रेटजी है वो सबसे पहले मैं किसी एक्ट को पढ़ाऊंगा, उसको अच्छे से उसके सारे सेक्शन समझाऊंगा, फिर उस एक्ट को समाप्त होने के बाद उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आऊंगा जो संबंधित राज्यों में और पूरे भारत में पूछे जाने वाली न्यायिक परीक्षाओं से संबंधित होंगे। मूल विधि से रिलेटेड आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा।